Hello, hello. Hi guys, welcome back to Educity. I hope all of you are doing great. Sorry यार 12 o'clock नहीं हो पाया because हम चलिए स्टार्ट करेंगे एनालिसिस. ऑपरेशन अजय. ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इसराइल. यार देखो, पहले हमने ऑपरेशन कावेरी किया था. ऑपरेशन कावेरी था जब इवैक्यूएशन हुई थी यूक्रेन से. यूक्रेन से क्यों इवैक्यूएट किया था? नहीं, सॉरी, ऑपरेशन कावेरी दैट ब्रॉट बैक सेवरल इंडियन सिटीजन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑन सुदान. सॉरी, ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑपरेशन अजय की. ये ऑपरेशंस जो होते हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है. 101% क्वेश्चन आएगा. जैसे मैं कंफ्यूज हुई वैसे तो मैं अब कंफ्यूज नहीं हूँ. ऑपरेशन अजय, ठीक है. ऑपरेशन अजय में क्या होगा? जो इसराइल के अंदर इंडियंस फंसे हुए हैं, इसराइल के अंदर इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, ठीक है ना. ऑपरेशन इन ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियन citizens who wish to return from conflict hit Israel. Indian government announced. ठीक है. और ऐसे ही ऑपरेशन कावेरी हुआ था. ऑपरेशन कावेरी, ठीक है. ठीक है ना. ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है, ठीक है ना, कि वहां से अपने सिटीजन्स लेकर रहे इसराइल में. The Indian embassy in Tel Aviv stated that it had emailed the first lot of registered Indian citizens for in a post on X, that is Twitter जो था पहले, वहाँ पे पोस्ट करी. The announcement has come days after Air India suspended its service in the Delhi Tel Aviv route as Hamas carried out a crippling attack on Israel. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है. तो ऑपरेशन अजय क्या है? इंडियन सिटीजन्स को इसराइल से वापस लेकर आया जा रहा है. किनको? जो चाहते हैं, विश टू रिटर्न. और ऐसा ही कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन कावेरी हुआ था. ऑपरेशन कावेरी में क्या था कि सूडान के अंदर ही ऐसे वहां पर सिविल वॉर हो गई थी. सूडान में, सूडान में क्या हुआ था? देयर वाज अ सिविल वॉर. ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ. ठीक है. सूडान का क्या इशू था? सिविल वॉर मतलब जब इंटरनल वॉर हो. ठीक है. यहाँ पर मिलिट्री मिलिट्री वर्सेस पैरामिलिट्री के बीच में लड़ाई होगी थी कि कौन होगा जो गवर्नमेंट संभालेगा, कौन कौन सा लीडर जो है वो टेक ओवर करेगा गवर्नमेंट की. तो इनकी आपस में लड़ाई होगी थी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री की. ठीक है ना. तो ये सिविल वॉर जो है, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन सूडान. तो हम वहाँ से अपने लोग जो हैं वो वापस लेकर आए थे. ठीक है जी. उसके बाद मास्टरमाइंड ऑफ पठानकोट अटैक किल्ड इन पाकिस्तान. ये हुआ है. जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट शाहिद लतीफ, believed to be the mastermind of the 2016 attack on an Indian Air Force base in Pathankot, was gunned down on Wednesday by unidentified assailants in a mosque in Sialkot district of Pakistan. तो यहाँ पर हम लिखेंगे mastermind of Pathankot attack killed in Pakistan. The mind of Pathankot. यार इतना बड़ा क्यों लिखना है? डबल डबल लिखने लग गए आजकल. हम ये नहीं लिखेंगे. इसका नाम लिखेंगे जैश ए मोहम्मद. जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट शाहिद लतीफ, believed to be believed to be
the mastermind, believed to be mastermind of 2016 attack on an Indian Air Force base in Pathankot. In killed in Pakistan. Latif alias Bilal is a designated terrorist under the UAPA Act is learned to have been shot dead along with has learned to be shot dead along with two of his associates by three gunmen. He had infiltrated into the Kashmir Valley in 1993 and was arrested a year later. He was in Jammu jail with Masood Azhar, founder of GEM, till 2010. Officials said he was deported to Pakistan in 2010 after his release. This is biggest blow to GEM on Pakistan soil, an official said. Several IAF personnel were killed when four GEM terrorists sneaked into the Air Force station in 2016. So ये जो है he said to be behind those attacks and he has been killed. ठीक है, तो he has been killed now. So yes, Jaish-e-Mohammed terrorist, ठीक है, and he was involved in which attack? 2016 attack जो इंडियन एयरफोर्स बेस पे हुआ था पठानकोट में. पठानकोट इज इन पंजाब, इंडिया. ठीक है, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ सॉन्ग इन अ लूप. अब यार यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की. ठीक है, एंड उसके अंदर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है दैट देयर 5 परमानेंट मेंबर्स है ना. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, है ना, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, मोर देन 3 decades आफ्टर द डिबेट फर्स्ट स्टार्टेड ओवर फंडामेंटल रिफॉर्म्स एट द यूनाइटेड नेशंस, द इशू अपीयर्स टू हैव resurfaced at the ongoing general assembly session of the world body. The Security Council has ceased to be the guarantor of world security and has become a battleground for the political strategies of only 5 countries. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ हो रहा है. यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था कि यार दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो. ठीक है, बट यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं और सभी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर क्या थी, ऐसा ही सिचुएशन था. बहुत जगह पे मैंने भी पढ़ा है कि वो उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो किसी को नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है. ठीक है, बट ऐसी ऐसी जो अब जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, कि यूक्रेन रशिया की हो रही है, ठीक है, अजरबैजान अर्मेनिया लड़ पड़ा, सूडान में इंटरनल वॉर चल रही है, ठीक है, कहीं पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में टेक ओवर कर चुकी है, अब इसराइल वाला इशू हो गया. तो तब भी ऐसा सा ही सीन था कि वर्ल्ड में कुछ ना कुछ हो रहा था, बट किसी को पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है. बट इसीलिए बनाएगी ना यूनाइटेड नेशंस. बट आज भी वर्ल्ड का इतना बुरा हाल जो है वो क्यों है, क्योंकि जो 5, वो कह रहे हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हमें पता होना चाहिए 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो वो हैं, लिखेंगे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है ना, ये इनका ही रह गया, इनके पास ये अब इनसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, इनके पास वीटो पावर है. वीटो पावर, अगर इनमें से कोई भी किसी चीज को मना कर दे, ठीक है, तो बस हो गया, चाहे सब एक साथ हो. ठीक है, मान लो ये सब एक साथ है बट चाइना ने नो कह दिया, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है, तो वो नहीं होगा. तो वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 5 मेंबर्स का ही इनका रह गया, इनकी ही सुनी जाती है बात. बाकी सब तो बस ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म, कोई भी चेंज लेकर आया नहीं जा रहा है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, बस ये जो कह रहे हैं वो ही हो रहा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे. द गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल लास्ट सैटरडे लिफ्टेड द हेज ऑन अबाउट अ डजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्यूटीज. तो जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल जो है वो लास्ट, एक मिनट, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो काउंसिल है वो बैठी और उसने बहुत सारे जो डाउट्स थे टैक्स को रिलेटेड, जीएसटी टैक्स को रिलेटेड, वो क्लियर करे. ठीक है, ये बोल रहे हैं ये. तो यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था, ये टैक्स आया था लॉन्च्ड इन 2017.
ठीक है, such as the tax on corporate and personal guarantees for bank loans, it slashed the GST on molasses from, ठीक है ये लिखेंगे, slashed the GST on molasses from 28% to 5% with a view to lower, with a view to lower cattle feed costs and ease up cash flows. अब ये मोलासेस क्या होता है? मोलासेस शुगर में से निकलता है, रेफर्स टू अ थिक डार्क ब्राउन सिरप मेड फ्रॉम रॉ शुगर. ठीक है, थिक सिरप मेड फ्रॉम रॉ शुगर. रॉ शुगर नहीं, वेस्ट था, नहीं फ्रॉम रॉ शुगर, सॉरी सॉरी. ठीक है, अब ये जो है इसके ऊपर ये जो कैटल को फीड किया जाता है उसकी जो कॉस्ट है वो कम कर देगा. तो इसमें जो टैक्स है वो 28%, कितना कर दिया? 28% से 5% कर दिया, विच हैज बीन रिड्यूस्ड, राइट. अब यहाँ पे विद अ व्यू टू लोअर कैटल फीड कॉस्ट एंड ईज अप कैश फ्लोज फॉर शुगर मिल्स सो दे मे pay farmers dues faster. Rate tweaks and spring cleaning clarifications apart, one of the significant outcomes was the decision not to exercise the council's power to tax extra neutral alcohol. ठीक है, और एक और डिसीजन क्या लिया? One of the decision of the council to not exercise council's power to tax extra neutral alcohol, है ना, ENA. ये किसको टैक्स नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है उस पर टैक्स नहीं करेंगे ना. व्हाट इज एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, क्या चीज़ से रिलेटेड है, ये इन्होंने आगे खुद ब खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ये किस लिए यूज़ करे जाते हैं? यूज्ड फॉर अल्कोहलिक लिकर. ठीक है ना, विद अल्कोहल, विद अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, with alcohol for human consumption still outside the GST net, the indirect tax levy on ENA, a key ingredient could not be set off against state levies on the final product. ठीक है, ये की इंग्रेडिएंट है लिकर के अंदर, अगर इसके ऊपर लगा देते टैक्स तो एक तरह से टैक्स लग जाता, बट इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया. ठीक है, उसके बाद जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ये इसके बारे में बात होती है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. तो इससे पहले कि जीएसटी लगा, ठीक है, तो स्टेट्स अपना टैक्स इकट्ठा करी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स इकट्ठा करी थी. ये लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, ऐसा गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है ना. अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. इससे क्या हुआ, इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हुई? इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई स्टेट्स को, कि यार हमारे पास तो पैसे की कमी हो जाएगी. ठीक है ना. तो इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने, ठीक है, ये सरचार्ज, ये टैक्स इकट्ठा करना, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया कि हम स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या था? ओरिजिनली ओरिजिनली पैकेज्ड एज अ टाइम बाउंड levy on GST to compensate states for revenue losses for the first 5 years of GST. Okay. Due to COVID, this cess was extended. अब क्या हुआ, जब ये टैक्स आया जीएसटी,
तो स्टेट्स की तो इनकम बहुत ज़्यादा हिट हो गई, तो स्टेट्स ने कहा ऐसे कैसे चलेगा। उस इनकम को उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे, इसके लिए हम अलग से सेस कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टैक्स जो होगा ये हम स्टेट्स को दे देंगे। क्यों? जीएसटी लिवाई जीएसटी टू कॉम्पनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेस। जो रेवेन्यू, जो इनकम, जो टैक्स उनको जा रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आ रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये सेस इकट्ठा किया गया। ये जो प्रोग्राम, ये जो था, ये सेस लगाया गया था फर्स्ट 5 years ऑफ जीएसटी। जब स्टार्ट किया जीएसटी, वहां से लेकर उन 5 years तक, ये 5 years तक ही था, स्टार्टिंग से लेकर 5 साल तक हम कॉम्पनसेट करेंगे। बट फिर कोविड आ गया तो इन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज फाइनेंशियली गवर्नमेंट को भी तो हिट हुआ ना, लोगों के बिजनेसेस हिट हुए, तो ये भी हिट हुआ। तो दैट इज व्हाट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। ये आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ है और कुछ नहीं। पर आगे चलेंगे, इसकी एक रीडिंग मारेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। द सेलिब्रेशन ऑफ पासिंग ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ग्लॉसेस ओवर सर्टेन रियलिटीज अबाउट दिस कंडीशन लेजिस्लेशन। द कंडक्ट ऑफ अ सेंसस इन द कंट्री फॉलोड बाय डिलिमिटेशन। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वन इज सेस, सॉरी, सेंसस। व्हाट इज कंसेंसस? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो बेसिकली पॉपुलेशन की काउंटिंग करी जाती है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की काउंटिंग करी जाती है और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा है, ठीक है, वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। दैट इज सेंसस। एंड इंडिया में हर 10 years बाद कंडक्ट किया जाता है। इस साल भी 2021 में ये होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, ठीक है। ये हर 10 साल बाद नहीं तो कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टर्म यूज करी है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज को इकट्ठा करके कहा जाता है कि यहाँ से एक एमपी चुना जाएगा। वो किसके बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। और इन एरियाज को चेंज भी करते रहते हैं और इसी चेंज को बोलते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बाद में इसलिए डिले करी गई है कि पहले डिलिमिटेशन होने देते हैं फिर हम करने देंगे। 2026 में डिलिमिटेशन इन इंडिया इज ड्यू। एंड जो डिलिमिटेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, ठीक है। सेंसस आर द कंडीशंस फॉर दिस लेजिस्लेशन टू टेक इफेक्ट। वो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, तब ये एप्लीकेबल हो पाएगा ये लॉ जो जिसमें वुमेन्स की रिजर्वेशन है। Once it is accepted that reservation for women in legislative bodies is a progressive measure, there is no legal or political justification to prolong its implementation. Now, this is an opinion, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब एक बार आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज रिक्वायर्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, इन लोकसभा एंड इन दिल्ली लेजिस्लेचर, तो आप इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हो, आप प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हो इसकी इम्प्लीमेंटेशन? ये अब इसकी ओपिनियन है जिसने ऑर्डर ने लिखा है। स्पीकिंग इन लोकसभा, होम मिनिस्टर अमित शाह justified these conditions saying that there could be legal challenges against the legislation if it is passed without relying on criteria fixed by way of a process of delimitation. No doubt a legislation should be based on a solid foundation and have valid reason. इसके अंदर वो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो इसको चैलेंज कर देगा कोई ना कोई। इसके अंदर थोड़ा अदर अग्री कर रहा है, थोड़ा बहुत आधा अधूरा। In the case of women's reservation law, the reality is that about half of the population are women and they are underrepresented. अब ये सारा वो बता रहा है। अब यहाँ से कुछ आर्टिकल्स बताए हुए हैं जो हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 81 clause 2 सब clause A of the constitution states that the number of seats in the Lok Sabha for a state should have a correlation with the population of the state, and so far so practical, as practical the criteria as the same for all states. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो स्टेट्स में से होंगी वो पॉपुलेशन बेस्ड होंगी, लोकसभा में जो आएंगी, ठीक है ना। लोकसभा की जो सीट्स बनती हैं कि स्टेट्स में से इतनी है कितनी में, वो पॉपुलेशन बेस्ड होती हैं। अब इसके ऊपर क्यों इतना इशू हो रहा है? क्योंकि जनता को दिख रहा है कि 2026 में डिलिमिटेशन होगी, ठीक है। और डिलिमिटेशन जो होती है वो पॉपुलेशन बेस्ड होती है। डिलिमिटेशन जैसे ये एरिया है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर, यहाँ से 1% जाएगा लोकसभा में, यहाँ से 1 होगा, मे बी इसमें पॉपुलेशन जगह तो बहुत ज़्यादा है पर पॉपुलेशन कम है, यहाँ से 1 कर देंगे, ऐसे डिलिमिटेशन होता है, ठीक है। 2026 में डिलिमिटेशन होना ड्यू है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, ठीक है। पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड। वाई पॉपुलेशन रिड्यूस्ड? बिकॉज उन्होंने अपने फैमिली प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे से लागू किए हैं। दे हैव अप्लाइड देयर फैमिली प्रोग्राम्स। व्हाट आर फैमिली प्रोग्राम्स? हम बहुत बार बसेस पे लिखा हुआ देखते हैं, हम दो हमारे दो,
दैट इज हाउ, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। फैमिली कंट्रोल में समझाएगा कि आपको 4-4, 10-10, 15-15 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, आपको 1-2 बच्चे ही पैदा करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, आप उनको सभी चीज़ें दे पाओगे, उनकी एजुकेशन पे खर्च कर पाओगे, एंड ये कंट्री के लिए भी अच्छा है। अगर साउथ इंडियन स्टेट्स ने फैमिली प्रोग्राम्स पे काम किया तभी उनकी पॉपुलेशन कम हुई, बट क्या उनको इस चीज़ की सज़ा ये मिलेगी कि उनकी लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज डिलिमिटेशन तो पॉपुलेशन बेस्ड होगी। टू द कॉन्ट्ररी, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं लाइक दैट ऑफ बिहार, यूपी, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहाँ पर इंक्रीज आया है, और वो कह रहे हैं वो इसलिए इंक्रीज आया क्योंकि वहाँ पे फैमिली प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे से लागू नहीं किए गए हैं। देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ लोग जो हैं लोकसभा में ज़्यादा जाएंगे, यहाँ से कम जाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। सो बेसिकली बहुत सारे ऑथर्स ने इस चीज़ पे लिखा है दैट देयर शुड बी सम चेंज, दैट सेंसस, ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन होगा, बट देयर शुड बी सम चेंज कि डीलिमिटेशन ओनली एंड ओनली पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर वुड बी नो इक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये लोग बोल रहे हैं। के बाद यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स रिड्यूस देयर पॉपुलेशन वेयर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन जनरल एंड स्टेट्स सच एज यूपी एंड बिहार इन पर्टिकुलर फेल टू डू सो, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन वहाँ कम नहीं हुई है, वहाँ पे फैमिली प्रोग्राम्स अच्छे से लागू नहीं हुए। ये वाला इशू हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। कंसर्न्स अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट, अब इसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ेंगे। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन September 29 रिजर्व्ड इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, डिसीजन, रिजर्व कर लिया मतलब उन्होंने दोनों पार्टीज को सुन लिया, ठीक है। अब जो जजमेंट है वो किसी दिन डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। एक कभी कभी तो होता है एक साथ ही जजमेंट, मतलब जब सुना केस तभी डिलीवर कर देते हैं, सॉरी, तो अब ये टाइम लेंगे, ठीक है। नाउ वर्डिक्ट इन अ बैच ऑफ पिटिशंस, इरेजर कहाँ से आ गई। The Bombay High Court on September 29 received its verdict in a batch of petitions challenging the constitutionality of the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rules 2023। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे, ठीक है यार। एक तो मतलब ये पेंसिल पे कुछ होता है, टक टक करो तो इरेजर आ जाती है, which I bought because I thought it is cool but it is not cool। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, समझ में आ रही है हैंड राइटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडियरी, व्हाट इज इंटरमीडियरी। देखिए इंटरमीडियरी, दीज आर दोज प्लेटफॉर्म्स, those platforms where people can post stuff. It can be images, it can be an article. Okay, for example, Facebook, Instagram, YouTube. These are all intermediaries. ये अपना कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, बट ये क्या है, लोग यहाँ पर आके पोस्ट करते हैं और दूसरी जनता देखती है, तो दिस इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी। तो अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स निकाले गए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने हैं, और ये रूल्स अमेंडमेंट हुई, मतलब चेंज हुआ, ठीक है, 2023 में, और वो ही इन्होंने चैलेंज कर दिया, ठीक है। अब ये रूल्स क्या परमिट करते हैं, तो लिखेंगे रूल्स परमिट ऑफ फैक्ट चेक unit, a fact check unit, that is FCU, of union government identify fake or false or misleading online content related to the business of central government and demand
इट्स रिमूवल। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, देखिए इसको समझेंगे। रूल्स परमिट अ फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट है तुम क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ, तुम अटेंड करो, आई एम टेकिंग द क्लास, दिस इज अ फैक्ट, रियल चीज, ठीक है। फैक्ट क्या कहेंगे, देखेंगे ये फैक्ट चेक यूनिट जो है ये क्या देखेगा कि यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो पोस्ट हो रही हैं, अगर उसमें कुछ फेक या फॉल्स है तो वो उस इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को बोल सकती हैं कि ये फेक और फॉल्स है, आप इसको रिमूव करवाइए, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को बोल सकते हैं, पढ़ते हैं इसको। रूल्स परमिट अ फैक्ट चेक यूनिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिमांड इट्स रिमूव। अगर वो फेक है, अगर वो फॉल्स है, अगर मिसलीडिंग है तो उसको रिमूवल डिमांड कर सकते हैं। कौन? ये फैक्ट चेक यूनिट। कौन डिमांड कर सकता है? फैक्ट चेक यूनिट कर सकता है, ठीक है जी। आगे चलेंगे उसके बाद द रूल्स परमिट। अब यहाँ पे इन अप्रैल दिस ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी promulgated the 2023 IT rules which amended the information technology rules 2021 and allowed the ministry to appoint a fact check unit, ठीक है। तो ये fact check unit was FCU appointed by Ministry of Electronics and IT, that is METI, ठीक है। Now subsequently Kunal Kamra, a political satirist, the editors they says filed a case। इन्होंने ये challenge कर दिया। The petitioners कौन होते हैं? Who have filed the case contend that the provision would enable government-led censorship online and empower the government to be the prosecutor, the judge, and that in that loose sense मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये टर्म्स जो यूज करी गई हैं, ये जो 3 टर्म्स यूज करी गई हैं, ठीक है, फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, इनका तो क्लियर कट डेफिनेशन ही नहीं है। ये तो किसी भी चीज़ को फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग बोल सकता है और रिमूव कर देंगे, ऐसा तो हमारा फ्रीडम चला जाएगा। ये चैलेंज कर दिया इन्होंने। द अमेंडमेंट ब्रिंग्स आउट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द रूल्स, IT rules। दे आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक रीजनेबल एफर्ट टू इंश्योर दैट यूजर्स डू नॉट होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, publish, transmit, store, update or share any information which is identified as fake or false, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने रूल बना दिया है। अब यहाँ पर इफ द थर्ड पॉइंट बनेगा, इफ द फेलियर टू कंप्लाई, ये आप लिख लो फिर मैं आपको समझाती हूँ। फेलियर टू कंप्लाई विद दिस, फेलियर टू कंप्लाई विद दिस पुट्स, फेलियर टू कंप्लाई विद दिस पुट intermediaries at risk of losing the safe harbor protection under section 79 of IT Act 2000। The safe harbor, the safe harbor safeguard exempts intermediaries from liability for any third party information made available or by them, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, फेलियर टू कंप्लाई। अब हमने पढ़ा था कि देखो एक फैक्ट चेक, ध्यान से सुनना इस चीज को, फैक्ट चेक यूनिट है, फैक्ट चेक यूनिट FCU जिसको बोल रहे हैं, ये क्या नजर रखेगा? कोई भी फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग अगर न्यूज़ ये पोस्ट, कोई भी पोस्ट करता है इन इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स पे, जिनकी एग्जांपल है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है ना, तो ये यूनिट जो है ये बताएगा इनको, भाई तुम इनको रिमूव करवाओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि फैक्ट, और ये जो न्यूज़ होगी ये किससे रिलेटेड होगी? ये जो फैक्ट चेक करेगा किससे रिलेटेड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करी है, उसके फैक्ट्स गलत प्रोवाइड करे हुए हैं, उसके अंदर जो प्रोवाइड करी है उससे कुछ उल्टा लिखा हुआ है कि ये नहीं, ये स्कीम है, तो उसके अंदर जैसे वो करें तो
ऐसा है, ठीक है। अब ये किसको बोलेंगे, ये फेसबुक और उन सबको बोलेंगे कि भैया रिमूव करवाओ। इतना हमें समझ में आ गया था। अब अगर वो फेसबुक रिमूव ना करे, मान लो फेसबुक पे किसी ने पोस्ट करी है फेक न्यूज़, ठीक है, और उसको बोल रहा है फेसबुक को कि तुम इसको रिमूव करवाओ। अब फेसबुक वो रिमूव नहीं करवाता है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं फेलियर टू कंप्लाई विद दिस पुट्स इंटरमीडियरीज, मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सेफ हार्बर। तो यहाँ पर क्या है, अगर वो रिमूव नहीं करवाते तो उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये लूज कर देंगे। अब तुम कहोगे भाई ये क्या है, ठीक है, दिस इज, ये जो सेफ हार्बर है, जो ये प्रोवाइड करते हैं सेक्शन 79 में, जो सेफ हार्बर प्रोवाइड किया हुआ है अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, ये सेफ हार्बर क्या है, ठीक है। सेफ हार्बर कब लूज करेंगे, अगर वो रिमूव नहीं करवा पाते। अगर फेसबुक पे किसी ने फेक पोस्ट करी है और फैक्ट चेक यूनिट बोलता है कि आप इसको रिमूव करवाओ, फेसबुक नहीं रिमूव करवाता है, तो उनका सेफ हार्बर जा सकता है। व्हाट इज सेफ हार्बर, सेफ हार्बर क्या होता है, सेफ हार्बर सेफ गार्ड एग्जेम्प्ट्स इंटरमीडियरीज फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो भी पोस्ट करे उसके लिए फेसबुक लायबल नहीं है। ये सेफ्टी फेसबुक को सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 में मिली हुई है, और इसी को सेफ हार्बर कहते हैं। सेफ हार्बर क्या है कि कोई भी कुछ भी पोस्ट करे फेसबुक पे, फेसबुक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर यहाँ पर अगर एफसीयू ने बोल दिया कि आप इसको रिमूव करवाओ, और फेसबुक नहीं रिमूव करवा पाता है, तो उसका जो सेफ हार्बर वाला जो डेफिनेशन है कि वो नहीं लायबल है, तो कहीं ना कहीं फेसबुक को भी लायबल ये कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है। उसके बाद द कोर्ट ऑल्सो क्वेश्चन द सडन नीड ऑफ फॉर अ एफसीयू पॉइंटिंग आउट दैट द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैज बीन, तो ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, ठीक है, फैक्ट चेकिंग यूनिट इज अ पार्ट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB, है ना। तो वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी चेक करता तो है, बट ये वाला जो है ये नई पावर हो गई है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये जो है सारा इशू है, बॉम्बे हाई कोर्ट इस पे वर्डिक्ट देगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट बना लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट टू गिव अ जजमेंट एज above rules were challenged, है ना, ये चैलेंज हो गए थे, तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी जजमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद वाई आर केसेस अगेंस्ट यूनिस ड्राइंग अटेंशन। अब यूनिस है कौन, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। हु इज ही, इन May this year, ध्यान से पढ़ेंगे, इन May this year the Anti-Corruption Commission filed a case against several members of Board of Directors of Grameen Telecom that included Nobel laureate Dr. Mohammed Yunus over allegations that the board was involved in misusing funds from the workers, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एंटी करप्शन कमीशन filed case against board of directors of Grameen Telecom, includes Nobel Peace Prize winner in 2006 allegations that the board was involved अब देखिए, basically this guy, can you tell me this guy is from which country? ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, ये मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ, जल्दी बताओ, दिस गाय इज फ्रॉम विच कंट्री। ये क्लैट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है।
कि इसी लाइंस पे वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्लैट एग्जाम में, इवन इन अदर एग्जाम्स। क्या आ सकता है कि नोबेल पीस प्राइज विनर 2006 वाज इन न्यूज, व्हाट इज हिज? या डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैज वन नोबेल पीस प्राइज विद रिगार्ड टू व्हाट, इन विच ईयर? ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सो ही इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर इन 2006 एंड ही कम्स फ्रॉम बांग्लादेश, बिलोंग्स टू बांग्लादेश। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट क्या है? एंटी करप्शन कमीशन, करप्शन मतलब कुछ पैसे खाए हैं, कुछ गलत किया है, तो इनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। एलिगेशंस क्या है? allegations that the board was involved in misusing funds from the workers, workers के जो funds हैं वो यूज गलत तरीके से यूज किए गए हैं, ये इनके अगेंस्ट एलिगेशन है। इल्जाम, एलिगेशन का मतलब दिस वाज वन ऑफ द सेवरल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर यूनस, द 2006 विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, नोन फॉर हिज, नाउ व्हाई ही रिसीव्ड द प्राइजेस, व्हाई ही प्राइज क्यों रिसीव किया? वन नोबेल प्राइज, वन नोबेल प्राइज फॉर हिज my venture of micro financing in Bangladesh। ठीक है ना, छोटे छोटे लोन्स का कॉन्सेप्ट, जिसको पैसे चाहिए, छोटे छोटे लोन्स का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे बांग्लादेश में, और फिर वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। ठीक है, वो इसलिए इन्होंने ये अवार्ड जीता। इन द बैकग्राउंड ऑफ, अब ये क्यों हो रहा है? ठीक है, वाई, द क्वेश्चन इज वाई। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं छोटे से पैराग्राफ में आपको ये लिखवा दूंगी। इन द बैकग्राउंड ऑफ स्लू ऑफ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस बाय शेख हसीना, शेख हसीना इज अ पीएम ऑफ Bangladesh, government an open letter by 175 global leaders that included Nobel laureates called for the withdrawal। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने नोबेल अवार्ड्स विन करे हैं वो कह रहे हैं कि जो आपने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट केसेस फाइल करे हैं उनको विड्रॉ करा जाए। ये गवर्नमेंट को कह रहे हैं, क्यों? हाउ इज द यूएस प्लेइंग अ रोल? Over the past several years, the Bangladesh government has faced sustained criticism from the US government, has faced criticism from the US government, क्यों? Especially from the US State Department for alleged democratic backsliding on human rights issue। ठीक है, क्यों क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं यूएस से? कि आपके यहाँ जो है ह्यूमन राइट्स इश्यूज जो हैं उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी कहा गया कि मिस यूनिस के अगेंस्ट केसेस क्यों फाइल करे जा रहे हैं? ये इसलिए करे जा रहे हैं, डज ही पोज अ पॉलिटिकल चैलेंज, बिकॉज ही poses a political challenge to Sheikh Hasina, who is in power right now in Bangladesh. Mohammad Yunus received the Nobel Prize in 2006 when Sheikh Hasina was out of power and Bangladesh was being ruled by military-backed caretaker government। जब मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल प्राइज मिला तब शेख हसीना वाज नॉट इन द सीन बिकॉज शी वाज इन जेल, he was facing charges for extortion। Again, in 2007, Mr. Yunus issued an advertisement in leading newspaper seeking public opinion about him launching a political party। तो 2005 में मिस्टर यूनुस ने बोला कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूं तो ये आइडिया कैसा है? ये न्यूज़पेपर में उन्होंने लोकल लोगों से पूछा। दिस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल इंटेंट। मतलब तब 2007 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटेंट शो किया कि येस, आई वांट टू हैव माय ओन पॉलिटिकल पार्टी, राइट। अब सिंस द बिगिनिंग ऑफ सेकंड टर्म, अब शेख हसीना 2009 में जब पावर आई, मतलब पावर में आई, सेकंड टर्म उनका स्टार्ट हुआ, तब से उसने स्क्रूटनी मतलब नजर रखनी स्टार्ट कर दी कि कहीं ये किसी दिन अपनी पार्टी ना बना ले, ऐसा सा। ठीक है, तो अब वो लग रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी बना लें, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि अपनी पार्टी बना ले, और शेख हसीना कभी नहीं चाहती कि वो अपनी पार्टी बनाए, इसीलिए क्या ये स्क्रूटनी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। What is the third alternative? Bangladesh is a state of political stalemate between the ruling अवामी लीग। तो वहां पे क्या है, दो पार्टीज हैं बेसिकली, अवामी लीग गवर्नमेंट है और बीएनपी है। ठीक है, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस। अवामी लीग जो है वो इलेक्शंस होल्ड करने के फेवर में नहीं है, बीएनपी जो है वो है। तो मतलब एक थर्ड वो चाहिए, और वो थर्ड कौन लेकर आ सकता है? थर्ड पार्टी जो है वो यूनिस, मोहम्मद यूनिस जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, द ट्रायल ऑफ मिस्टर यूनस began on August 22 and focuses on his reluctance to obey the labor laws of Bangladesh। ठीक है, सॉरी फॉर द बर्प। ट्रायल ऑफ, ये लिखेंगे, ट्रायल ऑफ मिस्टर यूनस began on 22nd August, focuses on his reluctance to obey the labor laws of Bangladesh।
है ना, क्या करेंगे, दे विल ओबे द लेबर लॉज ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, दे विल ट्रायल ऑफ मिस यूनिस बिगैन, और ये क्या करेंगे, दे विल ओबे द, मतलब इस ट्रायल क्यों चल रहा है, नॉट ओबेइंग द लॉ, ठीक है ना, नॉट, इसके ऊपर मिस्टर यूनिस को कहा जा रहा है कि ही इज नॉट ओबेइंग द लेबर लॉज ऑफ बांग्लादेश। तो ये इस पूरी स्टोरी है, और बीच में जो हमने स्टोरी नोट करी है इसका हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये याद नहीं, बस एक रीडिंग मारते रहना। मिस्टर यूनिस in 2007 showed his interest in having his own political party, after which Sheikh Hasina, Sheikh Hasina, you know, Sheikh Hasina has kept an eye on him, ठीक है ना, बस ये इसलिए, मतलब ये न्यूज़ में आया, ये हमें पता चल गया, ये हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये स्टोरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर समझ में आ गया तो हार्ट बना दो, पता भी होना चाहिए, मैं ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशन पोलो की, ठीक है, ऑपरेशन पोलो से क्या किया था हमने, किसी को कुछ याद थोड़ा बहुत, ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो से ये हुआ था, ऑपरेशन पोलो से हमने हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना लिया था, तो इसको पढ़ते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज द डार्केस्ट डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी दैट लेड टू डेथ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। जब इंडिया पाकिस्तान का अलग हुआ तो कहते बहुत ही डार्क, क्या था वो, बहुत ही ज्यादा डार्क फेज था, ठीक है जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, a much more complex story, albeit on a smaller scale, unfolded in the princely kingdom of Hyderabad, ruled by Nizam Osman Ali Khan, who was a whimsical and unpredictable as they come. The kingdom had 81.17% Hindus and a 12.83% Muslim population, according to the 1941 सेंसस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, हैदराबाद रूल्ड बाय निज़ाम उस्मान अली खान, ठीक है ना उसके अंदर ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी 81.17% हिंदूज थे और 12.83% मुस्लिम्स थे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस, ठीक है। व्हेन इंडिया बिकेम फ्री हैदराबाद रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री हैदराबाद remained independent, citing the communal size of the kingdom, ठीक है, but on 13 September 1948 Indian Army attacked Hyderabad, ठीक है ना, this is what was called Operation Polo, and thereafter Hyderabad became part of India, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं आपको करवा देती हूँ मार्क, ये पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1948 में अटैक हुआ था, और ऑपरेशन पोलो जो था जिसमें हैदराबाद को हमने इंडिया का पार्ट बनाया था, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीबीआई, अब ये क्यों बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ना किसी ने बुक लिखी है तभी ये न्यूज़ में आ गया। सीबीआई रजिस्टर्स एफसीआरए केस अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक अदर्स, ठीक है। अब न्यूज़ क्लिक का तो हम पढ़ ही रहे हैं ना बार बार, न्यूज़ क्लिक का जो एडिटर है वो है प्रदीप पुरकायास था, ठीक है ना। अब इसके अगेंस्ट जो केस फाइल किया वो एफसीआरए के अगेंस्ट किया है, न्यूज़ क्लिक सीबीआई रजिस्टर्स एफसीआरए
केस। अब यार FCRA की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब जब भी मैं तुम्हें कहती हूँ कि कोई भी एक्ट है, कुछ भी टर्म्स इकट्ठी करके लिखी हैं कुछ, तो उसका मतलब होता है फॉरेन, मतलब बाहर की कंट्री, है ना। कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करें, शायद पैसा, कुछ चीज, कुछ भी कंट्रीब्यूट, है ना, उसको रेगुलेट करने का एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो बाहर से पैसा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी एक्ट, किसी चीज के लिए, स्पेशली एनजीओज के लिए, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है। तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली देयर आर सर्टेन लॉज दैट वन नीड्स टू फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो पैसा, आपको अगर बाहर से पैसे मंगवाने हैं फॉर फॉर एनजीओ स्टफ, ठीक है ना, कोई आपको चैरिटी पर्पसेस के लिए पैसे दे रहा है, तो आपको दिल्ली के अंदर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, वहां पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू कीप एन आई, बिकॉज फॉरेन से जो फंड हो सकते हैं वो गलत काम के लिए भी भेजे जा सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भेजे जा सकते हैं, कुछ गलत इंटेंशन भी हो सकता है, तो दे कीप एन आई। तो जो केस फाइल किया गया है वो FCRA के अंडर किया गया है। हमें FCRA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एंड कौन सी कंपनी, कौन से मीडिया हाउस के अगेंस्ट हुई है? न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक क्या है? इट इज अ वेबसाइट। ये क्वेश्चन PYQ है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं जिनके FCRA का केस रजिस्टर हुआ है, उनका नाम पूछा जा चुका है पेपर में, तो प्लीज इसको याद कर लो। The police have also alleged a conspiracy to provide legal aid to Chinese telecom companies such as Xiaomi and Vivo. तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक और एलिगेशन है, ये हमने पहले भी लिखा था, अगर बाई चांस आपने ये नोट नहीं किया है, कि जो न्यूज़ क्लिक है उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड करी है चाइनीज कंपनीज को, जैसे कि Xiaomi और Vivo। तो इनके अगेंस्ट टैक्स आर फेसिंग टैक्स इन्वेजन केसेस इन इंडिया। टैक्स इन्वेजन क्या होता है? कि टैक्स पे करना था वो किया नहीं, ठीक है ना, टैक्स के अंदर कुछ घपला किया है, ठीक है। ये भी इनके अगेंस्ट एलिगेशन है। ये हमने पहले कर ली थी, बाई चांस अगर नोट नहीं करी है तो ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, वैसे हमने पहले नोट किया हुआ है, ठीक है जी। और जो इसके एडिटर है, फाउंडर है, एडिटर है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया चाइना अग्री टू कंटिन्यू डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। इंडिया एंड चाइना हेल्ड द 20th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स एट चुनशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट ऑन द इंडियन साइड ओवर द पास्ट 2 days, but failed to make any headway to end the standoff along the line of एक्चुअल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो इनकी मीटिंग हुई ऑन द इंडियन साइड, ये ऑल्टरनेट्स पे होती है, कभी चाइनीज साइड पे होते हैं, कभी इंडियन साइड पर होती है, और जहाँ पे LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारा डिमार्केटेड नहीं है चाइना के साथ। डिमार्केटेड मतलब डिसाइडेड नहीं है कि यहाँ तक हमारा, ये वाली इंडिया की साइड है, ये वाली नहीं। वो चाइना कहते हैं यहाँ तक है, हम कहते हैं यहाँ तक है, तो ये वाला जो एरिया हो जाता है वो पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बारे में हम बात करते हैं चाइना से। चाइना इंटरेस्टेड होता है, कभी नहीं होता, मोस्टली नहीं इंटरेस्टेड होता, ठीक है। बट अब वो कह रहे हैं कि चलो हम बात कर लेंगे। लास्ट ईयर जो था PP 15 पॉइंट से डिसंगेजमेंट हुई थी। डिसंगेजमेंट मतलब वो भी पीछे हो जाते हैं, हम भी पीछे हो जाते हैं। तो PP पेट्रोलिंग पॉइंट 15 ये 2022 में हुआ था, जहाँ पे डिसंगेजमेंट हुई थी, ठीक है। इस साल कोई भी नहीं हुई है। द टू साइड्स अग्री टू मेंटेन द मोमेंटम ऑफ डायलॉग एंड नेगोशिएशंस व्हाइल आल्सो कमिटिंग टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द ग्राउंड, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड इन अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो बोल दिया। अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। द टू साइड्स द committed to also committed to maintain peace and tranquility on the ground in the border areas in the interim. It ended at the 19th round of talks which come before the Shanghai Cooperation Organization virtual summit. वो कह रहे हैं कि जो SCO summit हुई, इंडिया ने इस बार होस्ट करी थी SCO summit, और जो summit हुई थी वो वर्चुअल हुई थी, ठीक है ना। ये अलग ही क्वेश्चन बन जाता है, SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे पहले 19th राउंड हुआ था G20 से पहले भी। देयर वर हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ब्रेक थ्रू ऑन द स्टेलमेट एट डेप्सैंग प्लेन्स एंड डेमचौक इन ईस्टर्न लद्दाख। अब यहाँ पर हमें समझना है कि वो कौन से दो एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया चाइना इशू जो है, इंडो चाइना इशू जो है, वो डिसीजन जो है वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। दैट इज, ठीक है, इंडो चाइना का अगर हम लद्दाख में देखें, ठीक है ना, हमारा जो इनके साथ इशू नहीं, डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो पा रहा है, वो है डेप्सैंग और डेमचौक, ठीक है ना। डिस्प्यूटेड एरियाज इन लद्दाख, ठीक है ना, ईस्टर्न ईस्टर्न लद्दाख।
तो यहाँ पे ये वाले हमारे जो है इनके साथ सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। हमने लास्ट ईयर हमने इनके साथ PP15 वॉज सॉर्टेड। PP15 ये लिख लो, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, also known as PP15, disengagement took place। ठीक है ना, यहाँ से डिसएंगेजमेंट हो गई है, बट ये 2 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। इंडिया वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या बनना चाहता है? दोस्त बनना चाहता है पूरी दुनिया का। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूँ यार, बहुत बोल रही हूँ आज मैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि क्या चल रहा है। इंडिया ओशन 23 मेंबर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कोलंबो, इन कोलंबो। ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन की मीट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दैट इज आयोरा। ठीक है, ये क्या पता चल रहा है? 23 मेंबर्स हैं इसमें। एनुअल मीटिंग होती है और इस बार मीटिंग कहाँ पर हुई है? कोलंबो, दैट इज श्रीलंका। वाई कोलंबो श्रीलंका इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था ये, और अभी भी इश्यूज तो इसको हैं। ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आयोरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। इंडिया वांट्स टू बी अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं हम? डेवलपिंग नेशंस को। इसको बोलते हैं डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, तो इंडिया क्या करना चाहता है? सबके साथ दोस्ती करना चाहता है और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है, मतलब डेवलपिंग नेशंस का वॉइस बनना चाहता है। एंड विल वर्क टू इंश्योर अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशन रीजन। S. Jaishankar, that is our external affairs minister, said on Wednesday in this meeting. ठीक है ना, but he also raised the dangers of unsustainable debt. अब ये टर्म क्यों यूज किया उन्होंने, unsustainable debt? What is the meaning of this? तो बेसिकली श्रीलंका जो है उसको इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े। क्यों फेस करने पड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड व्हाट इज दिस टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस? तो बेसिकली उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो बाहर से कोई चीज़ मंगवा सके। हर कंट्री जो है बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बाहर चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बट इनके पास पैसा ही नहीं था कि वो पे कर सकें। जिन जिन कंट्री से इन्होंने पैसे लिए हुए थे, लोन्स उठाए हुए थे, उनके भी पैसे ये पे नहीं कर पा रहे थे। राइट, तो बहुत बड़ा इशू हो गया। ठीक है, तो इसको हेल्प की ज़रूरत थी, पर ये ऐसी सिचुएशन में पहुंचा कैसे? श्रीलंका इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो श्रीलंका इस सिचुएशन में ऐसे पहुंचा कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप किया वहाँ पर। ठीक है ना, पोर्ट्स डेवलप करे, होटल्स, एयरपोर्ट्स डेवलप करे। ठीक है, बट वो उनसे कोई भी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, और कुछ जो पोर्ट था, एक पोर्ट तो चाइना की ही कंपनी ने ले लिया, क्योंकि देवर श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ द डेट। ठीक है, पैसे नहीं वापस कर पा रहा था। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं China is responsible for Sri Lanka's economic situation, and also there were other many decisions taken by the political parties of political leaders of Sri Lanka कि वो इस situation में पहुंचे। ठीक है, तभी इन्होंने वर्ड यूज किया है कि आप चाइना पे मत भरोसा करिए, चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा ही कर रहा है, ये भी कहने की कोशिश कर सकते हैं ये। मिस्टर जयशंकर हु मेट श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। लिखेंगे इसको, प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, Ranil Vikram Singh also witnessed the signing of 3 agreements on bilateral cooperation. The agreements include Indian assistance. तो यहाँ पे हमने 3 agreements भी यूज, 3 agreements with India। वैसे ये agreements इतने important नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं, बहुत ही easy से हैं। विद इंडिया इंक्लूड
इंडियन विद इंडिया इंक्लूड इंडियन असिस्टेंस, हम ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है ये? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मॉडर्नाइजिंग स्कूल्स, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसका पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अ न्यू जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमूल कोऑपरेटिव एंड श्रीलंकन कारगिल ग्रुप टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन श्रीलंका। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी बताती हूँ, जैसे इंस्पिरेशनल, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि हम लोगों को श्रीलंका ने मिल्क से रिलेटेड बाहर कर दिया था कि नहीं हम तुमसे नहीं लेंगे। आई थिंक ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ले रहे थे कि अरे इंडिया क्या ही है, इंडिया को तो लात मार सकते हैं, बट वी हैव ग्रोन दिस मच एज अ कंट्री कि जिसने एक दिन हमें लात मारी थी आज वो ही कह रहा है कि हमारे यहाँ आओ और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। यस, हमें एक बार लात पड़ी थी, बहुत बुरी तरह पड़ी थी। हमारी कंपनीज जो थी वो बहुत मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, क्यों? क्योंकि श्रीलंका को भेजते थे ये लोग, और फिर श्रीलंका ने कह दिया नहीं हम तुमसे नहीं लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लेंगे। बट जब इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने कह दिया हम ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकते तुमको, बट तब इंडिया इंडिया ने इनकी हेल्प करी, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैपेंड आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ द IORA फोरम। अब यहाँ पे IORA फोरम ऑन वेनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा पॉइंट बन रहा है? 6 पॉइंट बन रहा है। श्रीलंका took charge of IORA forum on Wednesday. Mr. Sabri and Sri Lanka, which had last chaired the grouping in 2003-2004, ठीक है, was a founding member of Sri Lanka was a founding member of Bandung कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऊपर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। विच लेड टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, लेड टू नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। Also had reduced a UN resolution to declare Indian Ocean region and airspace a zone of peace in 19 also introduced, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? also introduced। अब ये देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ये लिख लेते हैं, introduced UN resolution to declare Indian। मैम जो आप ओनली क्लैट को बोलते हो वो एलेट नहीं बेटा, एलेट के लिए नहीं लिखना होता। एलेट का जो पेपर होता है, स्पेशली जीके का पेपर जो होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बेसिक तो नहीं, मतलब जो द हिंदू का बेसिक पढ़ रहा है ना, जितना आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब क्लैट का एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं पढ़ने की जरूरत आपको एलेट के लिए, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं लास्ट ईयर, 25 to 26 क्वेश्चंस द हिंदू में से बड़े आराम से निकल रहे थे। देखो यार, अगर तुम बाकी 4 के पीछे भागते रहोगे तो जो मर्जी करते रहो, 25-26 क्वेश्चंस अगर द हिंदू में से निकल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। द इंडियन ओशन रीजन एंड एयर स्पेस a zone of peace in 1971, ये चीज़ भी करी गई कि जोन ऑफ पीस डिक्लेयर कर दिया जाए, इसके लिए UN रेजोल्यूशन लेकर आए थे। तो भी बताना चाहिए कब लेकर आए थे। Mr. Jaishankar said the spirit of 1971 that Mr. Sabri had referred to was important, but that IOR group must discourage any hidden agendas। वो क्या कह रहे हैं? Any hidden agendas to contrary must follow UNCLOS as the constitution of the seas। अब यहाँ पे ये कहने का क्या मतलब है? हमने थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा था
कि जब ये मीटिंग होगी तब चाइना की एक जो सैटेलाइट शिप है, रिसर्च वाली शिप जो है, वो श्रीलंका में आकर रुकेगी एंड वो इंडिया के लिए डेंजरस है। उसके लिए यूएसए और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये गलत है, चाइना ऐसा नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से भी जो जयशंकर हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने, जयशंकर जी ने ये बोला हो। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, कि जो सीज है उनके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वो हमें ये फॉलो करना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग द मीटिंग श्रीलंका टुक ओवर एज अ चेयर एंड इंडिया टुक ओवर एज अ वाइस चेयर। ठीक है ना, ये हमने ऊपर लिख लिया था, चेयर, इंडिया टुक ओवर एज वाइस चेयर ऑफ आयोरा ग्रुप। आयोरा grouping was started in 1997। 23 countries है उसके अंदर, whom are all of whom are situated around the Indian Ocean। 23 countries, all of whom are situated around the Indian Ocean। 11 major powers are क्या है, dialogue partners, including China, US, UK, Russia, Japan, Turkey एंड सऊदी अरेबिया। ये क्या है, डायलॉग पार्टनर्स है। ठीक है जी। उसके बाद एक मिनट, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है उसके बारे में बात कर लें। ये रही, द फर्स्ट लार्ज स्केल द फर्स्ट लार्ज स्केल the first large-scale Asian African or Afro-Asian conference, also known as Bandung Conference, was a meeting of Asian and African states, most of which were newly independent, which took place on 18 to 24th 1955 in Bandung, Indonesia. The 29 countries that participated at the Bandung Conference represented nearly one quarter of the Earth's land surface। इसमें क्या हुआ था, किन दो पार्ट्स का मिलन हुआ, एशियन एंड अफ्रीकन जो कंट्रीज थी वो मिली थी इसके अंदर। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय बुर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका एंड वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय रुसलन अब्दुल गानी, हु वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडोनेशिया। इन कंट्रीज ने ये कॉन्फ्रेंस करवाई थी। The Bandung Conference and its final resolution laid the foundation for non-aligned movement during the Cold War। अब कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, दो ग्रुप्स बने हुए थे, रशिया और उसकी कंट्रीज थी, यूएसए और उनकी कंट्रीज थी, और ये दोनों कह रहे थे कि तुम एक ग्रुप ज्वाइन करो। बट बहुत सारी कंट्रीज थी वो कह रहे थे हमको कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, हमको न्यूट्रल रहना है, हमको नॉन अलाइंड रहना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिले, हम तो अभी अभी अपने चुंगल में से छूटे हैं, और फिर तुम हमें फंसा रहे हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करना है। The conference's stated aims were to promote Afro-Asian economic and cultural cooperation, to oppose colonialism, मतलब किसी कोई और कंट्री किसी और कंट्री को रूल करे, ये खत्म करना था। The conference was an important step towards non-alignment movement। Bandung gave a voice to emerging nations and demonstrated that they could be a force in future world politics inside or outside the Cold War framework। That is Bandung अग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके अंदर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर लिख लिया है कि कब हुई क्या हुई, पर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ। ठीक है ना, सिंस ये न्यूज़पेपर में आ ही गया है, बारडुंग कॉन्फ्रेंस क्या हुआ इसके अंदर, कौन किसको मिला, है ना, एशियन एंड अफ्रीकन, फर्स्ट टाइम मीटिंग ऑफ was a meeting of Asian and African states
in 1955 in Bandung, ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनाइज किसने करी? ऑर्गेनाइजर्स का इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। ठीक है, और ये किसकी तरफ जा रहे थे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है ना, laid the foundation of non-aligned movement during the Cold War। ठीक है जी, ओके, ये हमने लिख लिया बेसिक बेसिक सा। चलो अब आगे चलते हैं। अब SC डिवाइडेड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब तुम कहोगे उसकी प्रेगनेंसी एंड करने दो, ये पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में ही है ये, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अ डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच मतलब जिसमें 2 जजेस बैठते हैं। बेंच जजेस को रेफर करने के लिए बेंच वर्ड यूज किया जाता है। एडवोकेट्स को रेफर करने के लिए बार वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना, बार। ठीक है, डिवीजन बेंच ऑफ 2 वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेनेसडे वर स्प्लिट, स्प्लिट मतलब अलग अलग डिसीजन दिया उन्होंने, इन देयर ओपिनियंस अबाउट द डिसीजन ऑफ अ मैरिड वुमन टू अबॉर्ट हर 26 वीक प्रेगनेंसी। एक मैरिड वुमन है, वो अपनी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती है, और ये जो 2 वुमेन जजेस हैं इन्होंने अलग अलग डिसीजन दिया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि स्प्लिट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया केस। अब क्या हुआ? the woman a mother of the woman a mother of 2 and her younger child still a 1 year old। ठीक है ना, शी इज अ मदर ऑफ 2 एंड उसमें से जो छोटा वाला बच्चा है वो सिर्फ 1 साल का ही है। ठीक है, वॉज फॉर्म इन एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है? जिसमें उसने फाइल किया हुआ है केस, उसके अंदर उसमें ओथ ली हुई है कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो मैं ही बोल रही हूँ। ठीक है, उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है that she wanted to medically terminate the pregnancy। She told the bench that she was taking medication for her mental condition and was not in a position to take care of her third child। The woman was present in court along with her husband। Additional Solicitor General for the Union Government, Aishwarya Bhatti, however, said the woman had no absolute right of autonomy to exercise her reproductive rights in a way that would take away the child। वो कह रही है, अब जो केस लॉयर लड़ रही थी स्टेट की तरफ से, वो कहती है कि भाई ये ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उसकी, बट वो अनबॉर्न चाइल्ड की भी तो राइट्स हैं, क्योंकि वो 26 वीक्स प्रेग्नेंट हो गई है, तो बच्चा भी तो पेट में बहुत बहुत डेवलप हो गया, उसकी भी तो राइट्स हैं, सिर्फ इसकी राइट्स थोड़ी ना है। अब इसके अंदर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके अंदर विच एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ अबॉर्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू 24 वीक्स। उसने भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लॉ कहता है कि आप 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकते हो, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है? She said these circumstances allowed medical termination only if it was necessary to save the life of the mother or in a case of a fatal deformity detected in the fetus। जो बच्चा पेट के अंदर है उसको fetus बोलते हैं, अगर उसके अंदर डिफॉर्मिटी है कि पता है वो मेंटली कुछ ना कुछ उसको इशू होगा, ठीक है ना, तो तब ये होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये लिखेंगे, ठीक है, मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ medical termination of pregnancy amendment act of 2021 extended deadline for abortion in exceptional cases, in exceptional circumstances to 24 weeks। ठीक है, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या थे? सेव द लाइफ ऑफ अ मदर, ठीक है, और इन केस ऑफ ठीक है ना, बच्चे में पता है वो पैदा होकर वो कुछ कुछ डिजीज होगी बहुत बड़ी, ठीक है, तब वंस देयर इज अ, ऐसे डिजीज बहुत बड़ी नहीं, ये टर्म मैंने यूज कर दिया, मे बी उसकी लेग नहीं हो, मे बी वो
मेंटली जो होगा बहुत आई एम नॉट एबल टू मेंटली चैलेंज्ड होगा, कुछ ऐसा सा हो तब, ठीक है। वंस देयर इज अ वायबल बेबी द रिलीफ कैन नॉट बी वन साइडेड, ठीक है। जो बेबी है पता है वो ठीक है, ठीक है ना, उसकी भी राइट है, वो बेबी जो पेट के अंदर है उसकी भी राइट है, ठीक है। वो ये कहा, तो एक जज ने कहा टर्मिनेट कर दो, दूसरे ने कहा नहीं टर्मिनेट मत करो। अब यहाँ पर क्या हुआ, एम्स के डॉक्टर्स को रेफर किया गया था केस कि भाई टर्मिनेशन हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो बोर्ड है उन्होंने कहा हाँ टर्मिनेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। बट एक डॉक्टर ने ईमेल लिख दिया कि आई थिंक saying the child should be given a chance to survive। उन्होंने डॉक्टर ने कहा क्या कि चाइल्ड को बचने का चांस दिया जाना चाहिए। जस्टिस कोहली इन हर ओपिनियन अग्रीड विद द गवर्नमेंट दैट द वुमेन शुड नॉट बी परमिटेड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। हाउएवर जस्टिस नगारत्ना डिसअग्रीड, वो डिसअग्री करेगी। तो ये दोनों जजेस का है, अब जो चीफ जस्टिस है वो डिसाइड करेगा। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट चेंज हुई 2021 में, ये 24 वीक्स तक अवॉर्ड अलाउ करती है बेबी को, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और जिनमें से दो सर्कमस्टांसेस क्या है कि अगर मदर की जान को खतरा है या फिर पता है कि बेबी के अंदर कुछ चीज जो है वो मतलब इज नॉट राइट, ठीक है, वो बेबी वोंट लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, वुड नॉट लीड अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है ना, मे बी बेबी को ऑटिज्म होगा, ठीक है, वट एवर लाइक दैट, उसके अंदर फिर अबॉर्शन करवाया जा सकता है, ठीक है। ओके जी, चलिए अब ट्रेलर ऑफ सीरीज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रिलीज्ड। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन वेडनेसडे लॉन्च द ट्रेलर ऑफ केटीबी भारत हैं हम। ये क्या है, एन एनिमेटेड featuring stories from Indian freedom struggle, produced by Information and Broadcasting Ministries, Central Bureau of Communication and Graffiti. Series has 52 episodes of 11 minutes each. Doordarshan will telecast will also be, एक मिनट यहाँ पे लिख दो, दूरदर्शन will telecast the series, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स अमेजोन पे विद द मिनिस्टर सेड द सीरीज effort effort educate about the lesser known but significant contributors to फ्रीडम स्ट्रगल, जिनको भूल गए हैं बट उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है जी। ये क्या है, केटीबी भारत है हम, ठीक है। 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, आरटीआई सुना है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, वी हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, वी कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस। हम पूछ सकते हैं कि ये पैसा तुमने कहाँ पे लगाया, ये क्या किया, ये क्या है, वी कैन आस्क सो दैट हमें पता रहे गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, राइट। अब उसके अंदर 3.21 लाख अपील्स जो हैं दे आर पेंडिंग। 4 information commissions are defunct as no new information commissioners were appointed, ये काम ही नहीं कर रहे हैं
इंफॉर्मेशन कमीशन विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वर्ल्ड के अंदर पढ़ेंगे। द लीडर्स ऑफ स्लोवाकिया's लेफ्ट विंग पॉपुलिस्ट सेमेर एसडी पार्टी रॉबर्ट फीको said on Wednesday he signed a deal to forge a coalition government that includes an ultra-nationalist far-right party. Mr. Fico, who has already served as Slovakia's president and the prime minister in the past, will chair the new three-party government. Right? So he has become the leader of Slovakia. Okay? तो कभी मोटा हो जाता है स्लोवाकिया। ये चेक कर लेना ये पीएम है या प्राइम मिनिस्टर है, मैंने ये चेक नहीं किया। ठीक, ऐसी ज्ञान नहीं दूंगी। फीको, रॉबर्ट फीको, रॉबर्ट को फेंक दो। ठीक है, ऐसे याद कर लो, सुन लिया मेरे को। Republicans nominated Steve Scalise on Wednesday to be the next House Speaker. Now must try to unite the deeply divided majority. The elect conservative ठीक है, पहले इसके इलेक्शंस वगैरह होंगे तब पता चलेगा। अभी इसको लात पड़ी थी केल्विन मैकार्थी को, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियन ये लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट चेंग ली deported from China on Wednesday after more than 3 years in detention for supplying secret. डिटेंशन हुई है, डिटेन्ड, डिपोर्टेड मुझे लगा डिटेंशन में रखा, नहीं ये भी नहीं नोट करने का, अगर डिटेन क्या होता तब नोट कर। Israel forms emergency government for duration of war. ये पढ़ेंगे। Israel kept bombing Hamas targets in Gaza Strip on Wednesday. Prime Minister Benjamin Netanyahu and a political rival announced an emergency government for the duration of the conflict. ठीक है यार, यही मतलब देखो, प्राइम मिनिस्टर और जो उसका पॉलिटिकल राइवल है उन्होंने इमरजेंसी गवर्नमेंट अनाउंस करी। इसका मतलब क्या है कि जब लड़ाई का टाइम आया है तो अपोजिशन और जो इन पावर हैं दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं कि अब हम एक साथ हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है हमें। द वेटरन राइट विंग, अगर घर के अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाए तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए अपनी लड़ाई भूलकर। द वेटरन राइट विंग लीडर वॉज ज्वाइंड बाय द सेंट्रलिस्ट बेनी गैट्स, अ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट एंड वॉर cabinet, as both put aside bitter political divisions that had roiled the country and sparked mass protests. Their joint announcement came after Israeli soldiers sweeping battle on towns said they had found 1,200 victims 5 days after the Islamist militants onslaught, the worst attack in Israel's 75-year history. तो इसराइल पे सबसे मतलब बुरा अटैक माना जा रहा है ये। अब यहाँ पर कौन आए इकट्ठे, ये हम लिखेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू joined by Benny Gantz, a former defense minister। okay, ये क्या बना रहे हैं, इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ वॉर। इसराइल फॉर्म्स emergency government for duration of, okay, Israel forms emergency government for duration। और बेनी गैट्स जो आगे हैं और भी जो भी आते रहेंगे वो बताते रहेंगे। उसके बाद concern has mounted over the worsening humanitarian crisis in war-torn Gaza. Israel has leveled over 1,000 buildings and imposed a total siege. Siege का मतलब पानी, medicines, everything, electricity, everything has been cutting off food, energy supplies for 2.3 million people. More than 260,000 Gaza residents have been forced from their homes, a UN aid agency said, while the EU called for a humanitarian corridor to allow civilians to flee the enclave's fifth war in 15 years. Most EU nations want to continue Palestinian Authority को ये continue करेंगे. We are going to do a special class or something of that sort जिसमें इसराइल वाला जो concept है वो clear हो जाएगा. Just give me some time because I was traveling तो थोड़ा settle होने में time लग रहा है मुझे. We will do it for sure. India is like नहीं तो class के अंदर ही I will pick up this issue and teach you. India is likely to skip China's third summit marking President Xi Jinping's signature Belt and Road Initiative, which Beijing announced on Wednesday will be held on October 17 in the Chinese capital. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, थर्ड समिट, थर्ड
third summit Belt and Road Initiative in Beijing. बीजिंग में है चाइना's कैपिटल. इंडिया लाइकली टू स्किप. अब यहाँ पर इंडिया क्यों स्किप करेगा? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इंडिया जो है, सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बना रहा है चाइना, ठीक है ना. कनेक्टिविटी क्यों बना रहा है? कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाऊँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ. कनेक्टिविटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, चाहे वो रोड है, चाहे वो रेल लिंक्स है, ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये पोर्ट्स है, ये सब कुछ कर रहा है वो, कि ट्रेड जो है वो बढ़ सके, ठीक है ना. अब इंडिया को प्रॉब्लम क्या है? इंडिया को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी ये डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पर भी ये कर रहा है डेवलपमेंट, ठीक है ना. तो ये बात है. अब यहाँ पर तभी इसमें इंडिया पार्ट नहीं लेता है. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड द बेल्ट एंड रोड फोरम इन बीजिंग with the Russian leader also present at the previous two summits in 2017 and 2019. इसको ये क्या बोलते हैं? तो ये बेल्ट एंड रोड फोरम बोलते हैं. तो उसमें कह रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट भी आएगा. ऑल्सो प्रेजेंट एंड प्रीवियस टू समिट्स कब हुई थी? बस ये हुई थी 2017 में और 2019. ठीक है. इज ऑल्सो लाइकली टू वेयर, ठीक है. इंडिया डिड नॉट अटेंड, हैज रेज कंसर्न अबाउट टीपैक प्रोजेक्ट विच रन्स. हाँ, ठीक है. इंडिया हैज रेज्ड concerns about PRI, particularly CPEC project, that is China Pakistan Economic Corridor, which runs through Pakistan occupied Kashmir. ठीक है. BRI marks 10 years of anniversary, मतलब हो गया 10 years, has this week pushed back against criticism of the plan, particularly with regard to projects leaving countries with debt. बीजिंग मतलब डेट भी वही, श्रीलंका में भी यही प्रोग्राम था जिसमें डेट की में छोड़ दिया चाइना ने श्रीलंका को. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. फिर उसके बाद the total investment in the plan has reached $380 billion between 2013 and 2022 according to the figures. Sri Lankan media, ये CLAT वालों के लिए important है, please note कर लीजिए figures. Only CLAT. Sri Lankan media reporters further investments into Colombo Port City project may be announced. ठीक है. ये आगे आगे जो भी होता है वो हम देखेंगे. ये हमारा चीज़ है. ठीक है. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आप www.logri.in पर जा सकते हैं एंड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स. ठीक है. वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सून यू विल फाइंड सितंबर ऑल्सो. ठीक है. वीडियो लेक्चर्स में 7 to 8 आवर्स का कंटेंट है एंड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करेंगे आपका. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको रिवीजन करनी है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स में, दिस इज़ द थिंग. एंड ऑल्सो यू विल फाइंड मॉक टेस्ट वेरी सून. मॉक टेस्ट आएंगे वहाँ पर. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड एंड ऑल्सो डेली नोट्स भी आपको मिलते हैं. डेली करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाते हैं और जो डेली करंट अफेयर्स नोट्स हैं उनका भी लिंक, इन सब चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है ना. तो यू कैन चेक इट आउट. अक्टूबर के नोट्स लेने तो आप वो भी ले सकते हैं. दैट्स इट. आई एम साइनिंग ऑफ नाउ एंड कल मिलेंगे. ट्राई करूँगी मैं 12 PM तक स्टार्ट कर दें हम क्लास. ठीक है. बाय बाय एंड डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड yeah share about us with your friends and do subscribe to the channel. Bye bye. Take care.